हेलो गाइस, दिस इज योर अकाउंट्स लेक्चर विद मैना यादव कॉमर्स सेंटर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एनपीओ का मतलब जैसे नाम से ही लग रहा है कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से काम नहीं करती हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्विसेज। ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के पर्पज़ से काम करती हैं और प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से काम नहीं करती हैं, जैसे कि आपको रफली इसके नेम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर आपकी बुक का मानते हैं ऐसा कि सबसे हार्ड चैप्टर है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं कि एनपीओ, तभी लगता है कि एनपीओ बहुत हार्ड है, बट नंबर भी तो सबसे ज़्यादा है ना। मार्क्स जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से आते हैं, 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आता है। अभी 2-3 साल पहले ही ऐड हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, उससे पहले 11th के अंदर था। ठीक है, तो ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप डे टू डे रोज़ का काम रोज़ करोगे, हर ऑल ट्रांजेक्शन्स को आप क्लियर करते हुए चलोगे, तो ये चैप्टर भी हम अच्छे से रिकवर कर लें। ठीक है, चलिए अच्छे से स्टार्ट करते हैं। एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद ए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट और मीनिंग। रफली तो मैं आपको बता चुकी हूँ इसका मीनिंग कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। ठीक है, तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो भी अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। कभी आप ये सोचो कि ये तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो मेन मोटिव होता नहीं है इनका, ठीक है, तो क्या ये अकाउंट मेंटेन नहीं करती हैं? ये अकाउंट भी मेंटेन अपने करती हैं। ठीक है, चलिए इनके पार्टनर्स नहीं होते हैं, इनके अंदर जो पर्सनस अपना सब्सक्रिप्शन देते हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं। देखते हैं एक्सटर्नल स्टेटमेंट एनपीओ। इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ, इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन। देखिएगा ध्यान से, इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यह पर्सन्स की वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। दैट मीन्स वॉलंटरी लोग इसके अंदर आकर के इसके मेंबर बनते हैं। ठीक है, वो सोल एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी। उनका सिर्फ और सिर्फ मेन एम क्या होता है कि सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट भी करना, सोसाइटी को सर्विस भी प्रोवाइड करना, आर्ट, स्पोर्ट्स और कल्चर को प्रमोट भी करना। मेन मोटिव इनका ये होता है। ठीक है, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करती हैं। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ कि इनका मेन मोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, कल्चर को प्रमोट करना होता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना होता है, आर्ट को प्रमोट करना होता है, ना कि अर्निंग प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? तो जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है बहुत सारे पर्सन्स की। बहुत सारे पर्सन इनके इसके मेंबर बन जाते हैं और वॉलंटरी एसोसिएशन है एक तरीके से। ठीक है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है कि इसको कल्चर, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स को प्रमोट करना और सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया होगा मीनिंग आपको कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। वैसे तो रफली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन या फिर डिफाइन एनपीओ, तो क्या लिखेंगे हम? तो फिर हमें एक्सटर्नल स्टेटमेंट या मीनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया एनपीओ। अब आगे हम देखते हैं कि एनपीओ के कुछ फीचर्स लिखे हैं। फीचर्स हम डिस्कस करेंगे अभी, और यू नो वेरी वेल दैट कि जो फीचर्स होती हैं वो इसके मीनिंग में से ही आते हैं। कुछ एक फीचर्स तो क्या होती हैं, मीनिंग या स्टेटमेंट में से ही आते हैं। चलिए हम रीड आउट करते हैं फीचर्स को। तो फर्स्ट फीचर है मेन एम इज सर्विसेज। जैसा कि पहले भी बताया है मैंने कि जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन एम क्या होता है, मेन मोटिव, मेन एम क्या होता है उनका, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि अर्निंग प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? ठीक है। सेकंड है कि फॉर्म, वो किस फॉर्म में होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं। ये एक तरीके की चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, इस फॉर्म में ये होती हैं। सेकंड देखिएगा, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। जो एनपीओ होती हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका मेजर सोर्स, दैट मीन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनकी इनकम कहाँ से आती है, मतलब पैसा, इनकम कहाँ से आती है, कौन से सोर्स है जहाँ से इनके पास इनकम आती है? तो इनकम का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आती है? सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, मेंबर एक तरीके का सब्सक्रिप्शन देते हैं। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चंदा। आगे जब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जब डिस्कस करेंगे तो सब्सक्रिप्शन को डिटेल से बताएंगे कि कहाँ कौन से अकाउंट में होता है, फिर हम किस तरीके से उसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक तरीके का चंदा होता है जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करके अपने इस फॉर्म में देते हैं, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दूसरा आता है डोनेशन।
डोनेशन का मतलब होता है अगर कोई दान दे देता है तो, ठीक है। क्योंकि देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे रिच पर्सन ऐसे होते हैं जो ऐसे ट्रस्ट जो कि मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है उनको ऐसी डोनेशन दे देते हैं। तो डोनेशन से इनकी इनकम आती है, मेंबर के सब्सक्रिप्शन से इनकी इनकम आती है, और अगर गवर्नमेंट कोई ग्रांट वगैरह दे देता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करवा देती हैं तो ये जो तरीके हैं इनसे इस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम आती है। समझ में आ रही बात? खर्चे तो होते हैं लेकिन इनकम भी तो चाहिए ना। इनकम 3 तरीके से आती है कि मेंबर के सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, या फिर गवर्नमेंट कोई ग्रांट इशू कर देती है उससे। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अकाउंट मेंटेन करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाती लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाती है, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि कितनी इनकम आई है, कितने एक्सपेंडिचर्स है, और जो सरप्लस जो इनके पास बचता है वो ये मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड होती हैं, क्या करती हैं मोस्टली अगर शेयर इशू किया तो शेयर होल्डर को दे दिया, सारे खर्चे निपटा दिए, पैसा बच गया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करती हैं? ये ट्रांसफ़र करती हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के अंदर क्या कर देती हैं? ट्रांसफ़र कर देती हैं। समझ में आ रही बात? ये जो सरप्लस बचता है इनके पास, मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर्स कम है, हटा करके जो सरप्लस बचता है उस सरप्लस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करके कैपिटल फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं ताकि आगे उसको यूज़ किया जा सके इस पैसे को। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि अकाउंट्स, जो एनपीओ होती हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो भी अपने अकाउंट मेंटेन करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करती हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो फर्म एस्टेब्लिश होती हैं वो अपने कौन से अकाउंट मेंटेन करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल 11th में पढ़ा था हमने कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों अकाउंट मेंटेन करती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर के एंड में तीनों अकाउंट मेंटेन करती है। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती है, मेंटेन करती है ताकि वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें। तो सेम एज इट इज़ जो एनपीओ होती हैं ये भी अपने अकाउंट मेंटेन करती हैं लीगली प्रूव के लिए, ठीक है, लीगली एविडेंस के लिए, ठीक है, कानूनी सबूत के लिए इनको भी अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। बट वो अकाउंट कौन से मेंटेन करती हैं? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ में आ रही बात? ये 3 अकाउंट ही मेंटेन करती हैं, और अकाउंट मेंटेन करने का मेन पर्पस यही होता है कि एक लीगली एविडेंस इनके पास, जैसे नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी तो अकाउंट अपने लीगली प्रूव के लिए बनाती हैं, ठीक है, लीगली एविडेंस के लिए बनाती हैं। तो सेम एज इट इज़ जो एनपीओ होती हैं वो भी अपने अकाउंट मेंटेन करती हैं लीगल एविडेंस के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये कुछ एक फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं एनपीओ के। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एनपीओ इन रफली लैंग्वेज होता क्या है? एक मेन स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट या मीनिंग एनपीओ का, और कुछ एक फीचर्स में अभी हमने एक्सप्लेन की एनपीओ की, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। जो एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन से अकाउंट मेंटेन करती हैं? अगर हम अर्निंग प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या बनाती हैं? वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करती हैं। ये कौन से अकाउंट बनाती हैं? सबसे पहले बनाती हैं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ये वाले 3 अकाउंट ही मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखिएगा। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो एक तरीके का क्या होता है? हमारी कैश बुक के सिमिलर होता है, कैश बुक के जैसा होता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो बिल्कुल कैश बुक के जैसा होता है। और कौन से रूल के बेस के ऊपर काम करता है? ये रियल अकाउंट बेस्ड रूल के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, जो एनपीओ बनाती हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं, ये भी हर साल मेंटेन करती हैं। तो ये कैसा अकाउंट होता है? ये बिल्कुल सिमिलर कैश बुक की तरह अकाउंट होता है।
और ये कौन से रूल के बेस के ऊपर काम करता है, ये रियल अकाउंट बेस्ड रूल होता है। और रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो सेम टी टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनका अकाउंट मेंटेन होगा, सेम एज इट इज। दो साइड होंगी उनकी, दो साइड होंगी, हमारी डेबिट साइड होगी, हमारी क्रेडिट साइड होगी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये जो डेबिट साइड होती है, ये जो डेबिट साइड होती है, ये कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट्स, रिसिप्ट। जो क्रेडिट साइड होती है ये पेमेंट, जो क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड होती है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो बिल्कुल सिमिलर कैश बुक की तरह ही होता है, ठीक है। वो रियल रूल अकाउंट बेस के ऊपर काम करता है। इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा उसका। जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट साइड होती है, जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। दैट मीन्स डेबिट साइड में तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। कि जो रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड में आ जाएंगी और जो पेमेंट है वो इसकी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, ठीक है। समझ में आया आपको। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, रिसिप्ट्स मतलब जितना भी पैसा आया है, जहाँ जहाँ से भी पैसा आया है वो सब कुछ हम डेबिट साइड में रख देंगे, और जहाँ जहाँ पर पैसा गया है, पेमेंट की है उन्होंने, ठीक है, वो सब हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। तो जो एक अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो ये अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं इसका कि नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट किस नेचर का होता है, ये अकाउंट होता है रियल अकाउंट नेचर का होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस। समझ में आ रही बात, ठीक है। और सेम एज इट इज हमने आपको बताया कि डेबिट साइड में क्या रखते हैं, ऑल रिसिप्ट्स, डेबिट साइड में ऑल रिसिप्ट्स रखते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या रखेंगे, क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस अकाउंट का जो मेनली कैश के जो ट्रांजेक्शन, कैश और बैंक दोनों इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। जब मैंने कैश बता दिया मतलब क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर आती हैं। ओपनिंग बैलेंस से भी ये अकाउंट स्टार्ट होता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के साथ और क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर खत्म होता है। तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश का और बैंक का, कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस के साथ में स्टार्ट होता है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, कि जब हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने बनाना स्टार्ट किया तो कैश और बैलेंस का क्या, कैश और बैंक का कितना बैलेंस था, क्या स्टेटस था, ठीक है। क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा कि अब क्लोज करते कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसके बाद में एट लास्ट में हमारे पास कितना कैश क्लोजिंग में बच गया, कितना बैंक में पैसा हमारे पास क्लोजिंग में बच गया, ठीक है। तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने आपको समझाया है ध्यान से देखना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है हमने, ताकि क्लियर हो सके। समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एनपीओ का इंट्रोडक्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट जस्ट लिटल सा, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम आपको फॉर्मेट बताएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।